So, good evening to everybody, to people who are from this part of the world, and good morning and afternoon to other friends and colleagues who have joined from other side of the world. Welcome to the webinar on COVID-19 and informal economy moving from relief to recovery. My name is Shalini Sinha. I'm from Vigo, and I'm joined by my two colleagues, Avi Majitia and Malvika Narayan, and we welcome you to this webinar. There are nearly 5 million informal workers in Delhi. These informal workers feed the economic engine of the city, and yet their contribution remains unrecognized. They remain missing from the imagination of the city and are constantly excluded and penalized. The pandemic has, if anything else, has definitely revealed the depths of workers' exclusion and the marginalization that they face. So today, this is the topic of our discussion. Today, we will be presenting from the study that Vigo has conducted and also be reflecting on the way forward. So let me just straight away go to our impressive and diverse panelists. हम अभी अपने पैनलिस्ट की तरफ जा रहे हैं। हम स्वागत करते हैं जागृति देवी को और प्रवीण कुमार का और प्रवीण जी का जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। We are very grateful to Mirai Ben for finding. हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मिराई बहन के लिए जो इस सेशन को मॉडरेट और चेयर करेंगे। From Seva. We are also very grateful to Professor Amit Basole from. हम शुक्रगुजार हैं अमित बसोले से जो प्रोफेसर हैं अजीम प्रेम जी में जो हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पार्टनर्स हैं हमारे जो इस स्टडी में पार्टनर्स रहे हैं अरविंद उन्नी इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी से, अदिति याग्निक सेवा दिल्ली से, धर्मेंद्र कुमार जन पहल से। हमारे अगले वक्ता अब मिराई बहन है। शुक्रिया शालिनी बहन और सभी को स्वागत है और मैं मुद्दे पे आऊंगी। हमारा पहला आज कार्यक्रम का ये है कि स्टडी के फाइंडिंग्स को बताएंगे। इसमें मालविका जो फोकल सिटी दिल्ली टीम की पार्ट है। Thank you, Mirai Ben. Is my screen visible? Yeah. Yes, Malvika, it's visible. All right, thanks. So we'll start. Welcome, Malvika, can you put it in the PowerPoint mode, please? Change my name. All right, we'll start. Thank you so much. Welcome everyone and thank you so much for joining us today. Like Mirai Ben mentioned, सभी को स्वागत है। मेरे साथ मालविका है जो इस स्टडी के जो मुख्य जो फाइंडिंग्स रही हैं जो असंगठित क्षेत्र पर कोविड-19 का संकट पर कैसा प्रभाव रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये स्टडी ये देखने की कोशिश करती है कि कैसे असंगठित क्षेत्रों पे ये प्रभाव पड़ा है। तो ये दुनिया के काफी सारे जगहों से इन्होंने स्टडी की देखने की कोशिश की है। दिल्ली में पार्टनर किया है जन पहल के साथ जो फुटपाथ के लोगों के साथ, सेवा दिल्ली और दिल्ली राउंड टेबल के साथ। ये स्टडी देखने की कोशिश कर रही है कि महामारी का प्रभाव असंगठित क्षेत्रों के ऊपर कैसे पड़ा है। इसका पहला राउंड मार्च से मई में जो हुआ था और जून के जुलाई के दौरान जब लॉकडाउन हटना शुरू हुआ है, इसका दूसरा राउंड 2021 के पहले हिस्से में होगा।
study interviewed 200. इस स्टडी के जो सर्वेक्षण फोन कॉल्स के द्वारा हुई है और असंगठित क्षेत्रों के सारे इंटरव्यूज सेमी स्ट्रक्चर्ड रूप में रहा है और इसमें कम से कम 2292 लोगों का इंटरव्यू किया गया था। So the study is aimed at इस impact on livelihood. ये जो अध्ययन रहा है ये महामारी का प्रभाव चंद विषयों के ऊपर देखने की कोशिश की है, जैसे कि आजीविका का प्रभाव कैसा रहा है, काम और कमाई का प्रभाव कैसा रहा है, भुखमरी और स्वास्थ्य और ज्यादा देखभाल की बढ़ाई कैसे लोगों के ऊपर बढ़ती गई और राहत की क्या साधन थे। महामारी के जो खतरे थे जो दिल्ली में नजर आ रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि महामारी के खतरे जो थे वो सबके लिए बराबर थे, लेकिन महामारी से निकलने के लिए जो खर्चे और बोझ वो हाशिए के समुदाय को सबसे ज्यादा झेलना पड़ा। लॉकडाउन जब एकदम चोटी पे थी, जो एकदम स्टार्टिंग में जिस एकदम बहुत हाई पे थी, तब देखा गया है कि सिर्फ 18% असंगठित क्षेत्र कामगारों को दिल्ली में काम मिला। जुलाई के महीने में जब लॉकडाउन उठने लगा तब 50% लोगों को काम मिला। Malvika, next slide, please. Thank you. So what we are seeing is that the crisis has had a multi-layered impact on work. हिंदुस्तान का जो लॉकडाउन का जो असर रहा है वो सिर्फ वो काफी प्रकार पड़ा है और हिंदुस्तान का लॉकडाउन का जो असर रहा है वो सबसे निष्ठुर था और इसका असर असंगठित क्षेत्रों को अचानक और बहुत बुरी तरह प्रभाव किया। ऐसे काफी जो अध्ययन रहे हैं जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है वो भी हमें ये बताती है। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, घरेलू कामगार के लिए ये देखने की कोशिश की कि काम देने वाले के रवैया क्या थे, उनके काम में लेने के लिए क्या व्यवसाय थे। जो घर खाता कामगार है उनका जो सप्लाई चेन जो सामान वगैरह खरीदते हैं उसमें कैसे तनाव आया और कैसे ऑर्डर्स कम आने लग गए, मार्केट में कैसे डिमांड का एक असुविधा नजर आई। जो रेडी पटरी के लोग हैं उसमें भी सप्लाई में कैसे मुसीबतें आने लगी, कैसे होलसेल मार्केट्स बंद होने लगे जिसके कारण उनके कमाई में इशू हुआ। और जो कचरा कामगार है उनकी भी जो वेस्ट का जो रिसाइकलिंग का जो चेन है उसमें कैसे तनाव आने लग गए, कम वेस्ट मिलने लगा और ये जो उनका जो स्क्रैप का जो मटेरियल था वो भी कम होने लग गया। लॉकडाउन के उठने के बाद ये देखा कि काम मिलना शुरू हुआ, लेकिन मध्य दिनों का काम हर हफ्ते और कमाई अतिरिक्त कम होने लगी अगर हम महामारी जब नहीं था उससे अगर हम देखने की कोशिश करें। जो घरों में महामारी के दौरान घरों में ये भी देखा गया कि घर के काम का बोझ बहुत बढ़ गया, जैसे देखभाल घरों में जो लोग हैं उनके देखभाल करने का जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई। साथ में स्कूल और डे सेंटर्स बंद थे। मैं अभी दिल्ली में जो चीजें हुई हैं उसके कुछ जो फाइंडिंग्स रहे हैं, उसके जो कुछ आंकड़े रहे हैं उसके बारे में बात करूंगी। जो पहला एक देखा गया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो कमाई करने का एकदम वो सुविधा बंद हो गई। तो 3 हिंदुस्तान के शहर और बाहर में लिमा और पेरू में देखा कि काम मिलना ही मुश्किल हो गया था, काम बंद हो गया था क्योंकि लॉकडाउन बहुत ही निष्ठुर था और वहां से निकलने का जो प्रोसेस था वो बहुत काफी स्लो था। जो ये जो आंकड़ा हमें दिख रहा है वो बताती है कितना काम में प्रभाव पड़ा है। दिल्ली में ये देखा जा रहा है कि जितना जो काम का ना मिलना वो सबसे ज्यादा दिल्ली में हुआ है काफी शहरों के तुलना में। 18% वर्कर्स जो थे अप्रैल में उनका काम मिलना मुश्किल हो गया था और जब जून में जब अनलॉक पीरियड शुरू हुआ तो 51 लोगों ने अपना काम फिर से वापस से शुरू कर पाए हैं।
जो अनलॉक पीरियड शुरू हुआ तब ये दिखता है कि घर का कामगारों का एक्चुअली में और मुश्किल होता गया। ये भी देखा कि महिला और पुरुष का जो एक भेदभाव है वो भी बहुत बढ़ गया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 86% जो पुरुष स्ट्रीट वेंडर्स है उनको काम मिलना फिर भी पॉसिबल था। तो हर शहरों में अगर हम देखें तो कमाई का जो एक लेवल है वो बहुत कम घटा है। 11 शहरों में मध्य कमाई बहुत कम थी जब लॉकडाउन एकदम चोटी पे थी, लेकिन जब जब इसकी हम तुलना महामारी शुरू होने से पहले करेंगे, और काफी शहर जो हमारे स्टडी के सैंपल में हैं जैसे अहमदाबाद, दिल्ली, न्यूयॉर्क, लीमा, डर्बन और तिरुपुर, वहां कमाई अप्रैल में 20% कम थी फरवरी से अगर हम उसकी तुलना करें। जो स्ट्रीट वेंडर में सबसे ज्यादा घटाई दिखाई गई है उनकी कमाई में, जून में जो कमाई हुई थी वो आधे से भी कम थी जो वो पहले कमाते थे महामारी से पहले। कुछ कचरा कामगार अपना काम रिज्यूम कर पा रहे हैं। 98% कचरा कामगार लोगों ने कहा है कि रिसाइकल जो वो सामान वो दोबारा जो बेचते हैं उसमें काम जो दाम है वो बहुत घटता गया। जो भूखमरी की मसला थी वो बहुत बढ़ती गई। 1/3 से अधिक कामगारों ने ये कहा कि एक सदस्य अपने परिवार में से भूखमरी के शिकार बने हैं। ये सबसे ज्यादा हमें कचरा कामगार के लोगों के साथ दिखाई दिया जिनको भूखमरी का बहुत सामना करना पड़ा। जैसे अभी बताए थे कि जैसे अभी बताए थे कैसे घरों में देखभाल करने का काम बहुत बढ़ गया था। महिलाओं ने ये कहा कि घर के बोझ बढ़ गए जैसे खाना बनाना और सफाई करना और ये सब पुरुषों की तुलना में। जैसे इस अगर हम देखें कि कैसे इस महामारी से निपटने के लिए काम करना चाहिए, तो देख रहे हैं कि जैसे कर्जा लेना हर इंसान ने कर्जा लेने की बात की है, और ये हम 10 शहरों में देखते हैं और दिल्ली में भी ये हुआ है। हिंदुस्तान के सारे शहरों में एवं दिल्ली में कर्ज लेना सबका जवाब था, लेकिन 56% ने कर्जा आर्थिक संस्थानों जैसे बैंक इत्यादि से कर्जा लिया और 29% ने अभी अपने परिवार और दोस्तों से लिया है। घर खाता कामगार और घरेलू कामगार जहां महिलाएं ज्यादा है उनके पास बचत बहुत कम थी, तो उनके कर्जों में भी उनके लिए अपने कर्जों मतलब कर्जों पे ही उनको निर्भर होना पड़ा और या तो दूसरा काम ढूंढना पड़ा। कोविड-19 ने सरकारों को, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को नगद राहत या खाने की राहत देने की अनाउंसमेंट के लिए बोला गया था। तो उसमें हमने देखा कि खाने की राहत जो थी वो ज्यादा थी नगद की राहत से। इसमें हमारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ने काफी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। दिल्ली और बाकी जगह में भी हम ये देखते हैं कि कुछ कुछ इलाकों में ज्यादा राहत की सुविधाएं पहुंची है, जहां
जहाँ पे असंगठित क्षेत्र ज्यादा रहते हैं उन जगहों में ज्यादा गई है राहत की सुविधाएं। प्रवासी मजदूर को खाने की राहत नहीं मिली क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं, अपने दिल्ली में जैसे रजिस्टर्ड नहीं होता है, कहीं और होता है। 32% कामगार दिल्ली में ने कहा है कि उनको नकद की राशि मिली है सरकार से। 73% लोगों ने कहा कि उनको खाने की राहत मिली है सरकार से। - 93% लोगों ने ये कहा है जो कि जिनको नकद की राहत या खाने की राहत एक्चुअली अपने ऑर्गेनाइजेशंस या इन जगहों से मिली है, हालांकि सरकार से उनको नहीं मिली है। तो ये हमें बताती है सरकार की कैसे जो उनका जो सुविधाएं देने का प्रक्रिया है वो कैसा है। हमें ऐसा लगता है कि हम ये साइंस स्टडी के थ्रू जो आंकड़े निकल के आए हैं इससे हम समझ पाएंगे कि कैसे हमें इस महामारी से निपटना है। जागृति जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। हाँ, तो जागृति जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब हमने पिछली बार बात करी थी आपसे जून जुलाई में इस स्टडी के दौरान, तो आपने बताया था कि आप पहले तो कूड़ा बीनने का काम करती थी, फिर अभी जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद आपकी आमदनी इतनी कम हो गई कि आपको 2 और काम लेने पड़े, ऐसा था ना जागृति देवी? हेलो, बोलो आप, आवाज जाएगी। हाँ, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, आप बताइए हमें। हाँ जी, हम जब हाँ बोलिए। कबाड़ा नहीं बिक रहा था, जब हाँ लॉकडाउन हाँ लॉकडाउन में जो हम सब कबाड़ा हाँ बीन हाँ के रखते हैं वो नहीं बिकने लगा, तो हम सोचे अभी क्या हम्म काम करें, तो सब्जी बेचने का भी हाँ तरीका होगा। जब सब लोग सब्जी बेचने, तो हम भी सोचे कि हम भी कुछ सब्जी बेचे तब तो कुछ पैसा हो जाएगा, बच्चों का पेट पालेंगे। हम्म, और जब सब्जी बेचने लगे, मतलब टाइम से कर दिया था। जब लॉकडाउन में 7 बजे से लेके 10 बजे तक रेडी लगाने देते थे, उसके बाद नहीं लगाने देते थे पुलिस वाले। 2 मिनट भी लेट हो जाने से सब्जी का रेडी पलट देते थे। और मंडी जाने के लिए भी बहुत अच्छा मारपीट हो जाता था। हमारा हस्बैंड सुबह उठ के जाते अच्छा, थे मंडी, तो रात 1 बजे देने जाते थे मंडी सब्जी, वहां से लेके आते थे। अच्छा, वो भी रोज मार खा के आते थे, रोज पूरे हाथ पैर में एकदम डंडा से लाल लाल होके आते थे। और आपने अभी जो आप अभी आज के दिन आप कूड़े का बीनने का काम कर रही हैं और आप सब्जी बेचने के लिए जाती हैं शाम को, और दिन में भी कोई और काम करती हैं? हाँ, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं घरों में काम करने। वो भी जो अच्छा, मतलब कर्जा, डोमेस्टिक, एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि सुबह 7 बजे से आपका दिन, शायद उससे पहले ही उठ के घर का काम करती होंगी, फिर उसके बाद 7 बजे से आप डोमेस्टिक वर्क करने के लिए, घरों में काम करने के लिए जाती हैं। हाँ, फिर बताइए। घरों में काम, वो भी जैसे कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया, तो अच्छा मालिक को जिस घर में काम करते उसी के प्लॉट में रहते, तो जब किराए देने के लिए पैसा नहीं था,
तो हम उनसे बात करें कि भैया कोई काम होगा तो दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हमारा बिल्डिंग में आके काम कर लीजिए, तो कुछ पैसा काट दीजिएगा और कुछ अपना घर के खर्चा के लिए ले लीजिएगा। तो ऐसे करके अभी तो उसी के घर में, उसी के अभी घर भी में काम कर रहे हैं? हाँ, उसी के घर अभी में भी काम कर रहे हैं? अभी भी तो जब आपके पास पैसे नहीं थे किराए देने के लिए, तो मकान मालिक के यहाँ काम करने को आपको हुआ, तो वो किराए का पैसा कट जाता था, है ना? अच्छा, तो आप 7 बजे वो जाती हैं घर में काम करने के लिए, फिर कितने बजे तक आती हैं, तब क्या करती हैं? 1 बजे आते हैं। हम्म। 1 बजे के आके उसके बाद कूड़ा होता हाँ, है थोड़ा बहुत, वो साफ के सफाई करते फिर हैं। कूड़ा छांटती हैं आप? अच्छा, हाँ, हाँ। उसके और बाद फिर 4-5 शाम बजे को? हाँ, शाम को 4-5 बजे हम रेडी का सब्जी का रेडी लगा देते हैं। 4-5 बजे आप सब्जी का रेडी लगा देती हैं, जो आप अपने पति के साथ लगाती हाँ, हैं? दोनों मिलके। कभी वो कहीं चल जाते हैं, वो भी मतलब गाड़ी चलाने का, जब से लॉकडाउन लगा तब से गाड़ी चलाने लग गए। तो कुछ तो अपना उन्होंने भी बिजनेस। एक और काम ले लिया, उन्होंने हाँ भी हाँ एक और काम ले लिया लॉकडाउन के समय में। अच्छा। ये मैं आपसे एक और पूछना चाह रही थी कि जब लॉकडाउन के समय में जब सहायता आपको कुछ हेल्प मिला, तो कहाँ से मिला? आपके पास राशन कार्ड था? राशन नहीं कार्ड के थ्रू मिला? नहीं था नहीं, आपके पास राशन राशन कार्ड? कार्ड तो नहीं था, लेकिन बाल विकास हम्म। धारा से हमको पर्ची काट के दिया जाता था। उसी से हमको राशन हाँ। भी मिला। उसके बाद 2 बार मिला। उसके बाद हमारे घर में बहुत तकलीफ हो गई, तो हम ममता मैडम को फोन किए, तो अभी हमको घर चलाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने फोन करके बुलाया। उसके बाद उन्होंने राशन पहुंचा दिया हमारे पास। तो आपको जो राशन मिला, जो हेल्प मिला, वो आपकी संस्था जो बाल विकास धारा है उनके सपोर्ट के साथ मिला, उनको हाँ आपने बताया। और आपका ई कूपन बना फिर, जब हाँ, राशन कार्ड नहीं था तो ई कूपन वो कैसे बना? वो भी मैडम लोग ने बताया कि ऑनलाइन करने से कूपन तो मिलेंगे, तो आपने हम कर लोग। लिया, ऑनलाइन कर हाँ लिया, जी। बना हाँ, लिया था, या मदद लेनी पड़ी किसी की? मदद लेनी पड़ी थी, हम्म। क्योंकि पहले हमारे पास बड़ा मोबाइल नहीं था। वो तो बड़ा मोबाइल से होता था ना। तो अच्छा, तो फिर हमने किया तो हम। स्मार्टफोन आपके पास नहीं था, तो इसकी वजह से नहीं हो पाया। हाँ। हाँ जी। ओके। और फिर बच्चों की पढ़ाई भी तो मोबाइल पे, फोन पे होती है, वो कैसे होती थी? जब मोबाइल नहीं था तो नहीं करवाए। उसके बाद 7,000 का मोबाइल खरीदना पड़ा हमको। जैसे सब्जी 7,000 का मतलब हाँ जब आमदनी नहीं थी, काम नहीं था, तो आपको 7,000 का एक मोबाइल खरीदना पड़ा बच्चों की पढ़ाई के लिए? अभी बच्चों का भी हम्म। थोड़ा बहुत पैसा जमा था गुल्लक में, वही तोड़ के अच्छा, आधा मिला के मतलब सब एडजस्ट करके ले लिए। अच्छा। ओके। जागृति देवी, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने दूसरे भाई से बात करूंगी, प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, मुझे मालूम है कि आप लोटस टेम्पल के बाहर एक दुकान लगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान। तो लॉकडाउन के, प्रवीण भाई आप हमारे साथ हैं? जी मैडम अपने जी। आप को जी। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी प्रवीण भाई कि जब लॉकडाउन हुआ तो आपकी दुकान नहीं लगी होगी, तो खुली बिल्कुल कब? आप दुकान कब से लगाने लगे? मैडम, मेरी दुकान जो है वो अभी कोई 10 दिन पहले खुली। उसका तो कारण यानी ये कि है। मार्च से लेके अभी तक आपकी दुकान बंद थी? हाँ, बंद थी। अच्छा, दुकान और बंद अभी थी। आपने खोली तो पूरे टाइम के लिए खोल लिया? दिन से सुबह से शाम तक खोल लेते हैं आप, जैसे पहले खोलते थे? आज के दिन? हम आज के दिन तो जो खुल रही है दुकान वो 12 बजे से लेकर के, हाँ जी। और 12 बजे से लेकर के और शाम के 6 बजे तक। अच्छा, तो मतलब आधा टाइम। पहले कितनी देर खोलते थे आप? मैडम, जो आधा टाइम में जो खुल रही है ना, वो उसका कारण ये है कि अभी लोटस टेम्पल बंद है। लोटस टेम्पल जो सिर्फ खुलता है 4 बजे से 6 बजे तक, शाम के 2 घंटे। अच्छा, लोटस टेम्पल 2 घंटे ही खुलता है, हाँ। हाँ, 2 घंटे। लेकिन पास में कालका जी मंदिर है, तो कालका जी मंदिर में थोड़ी बहुत पब्लिक आती है, जिस वजह से 12 बजे के आसपास हम अपनी दुकान को खोल लेते हैं। लेकिन जो हमारा काम एक्चुअल में होता है वो लोटस टेम्पल से ही होता है। तो लोटस टेम्पल 4 बजे खुलता है, 4 से 6 बजे तक 2 घंटे के लिए खुलता है। तो इसलिए मैंने दुकान नहीं लगाई थी, क्योंकि इससे पहले वो बंद भी था। शाम को जैसे मान लो हम्म। 4 बजे से दुकान लग रही है, तो उसमें ग्राहक बहुत कम होता है फिर, क्योंकि अगर मान लो कोई आया है तो वो घूमने उधर जाएगा ही नहीं।
अच्छा, तो और आजकल घूमने के लिए लोग कम आ रहे हैं, इसलिए ग्राहक भी कम हो रहे हैं, तो आमदनी हाँ, कम है। घूमने के हाँ, लिए लोग, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, घूमने के लिए लोग बहुत कम है। मतलब जहाँ बहुत पे कम। अगर मान लो पहले 100 आदमी होता था, आज की डेट में वहां पे मुश्किल से 20-25 आदमी है। और वो भी ऐसा है कि वो सिर्फ जो इंडिया का है, फॉरेन का तो कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइटें और ये सब कुछ चीज बंद थी, तो उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो भी है कि इंडिया का आ रहा है, उसके अंदर भी एक दिक्कत है, क्योंकि हमारा जो काम है बेसिकली वो कोल्ड ड्रिंक का है। अब कोल्ड ड्रिंक के काम में आज की डेट में हर एक आदमी जो भी है, वो ठंडक ठंडक तो वैसे ही पड़ रही है ठंड के अंदर, और वो कोल्ड ड्रिंक या पानी क्या पिए। तो हमारे काम पे तो दुगनी मार हो गई है। तो ये मौसम की वजह से भी नहीं खरीद रहे मौसम, हैं, और लोग भी हाँ, कम आ रहे हैं, और बाहर के टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं। और मैं अपने तो इस वजह जो से तो हमारे काम और पे तो बहुत ही असर पड़ा है। और तो आप टूरिस्ट स्पॉट पे लगाते थे, टूरिस्ट कम आ रहे हैं, तो इसकी वजह से। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी प्रवीण जी की एक स्वनिधि स्कीम जो है, उसमें आपने रजिस्टर करा? हाँ, आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे हाँ उसमें मैडम, रजिस्टर करने के? आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे? जैसे हाँ, हमने अभी जागृति जी से बिल्कुल, बात करा, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे? नहीं नहीं, मेरे पास सारे हम्म। डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने अप्लाई भी कर दिया। मेरे को हाँ गवर्नमेंट हाँ। की तरफ से एलओआर भी मिला है। उस अच्छा। एलओआर के बेस पे, एलओआर मींस मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जी। जो कि यूएलबी डिपार्टमेंट और एमसीडी देते हैं, वो मुझे जी मिल चुका जी। है। और हाँ। उसके बेस पर हमने उसको लोन के लिए अप्लाई कर रखा है। लोन अच्छा, को अप्लाई करे हुए मेरे ख्याल से मुझे 2-2.5 महीने हो चुके हैं, जो कि तो आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से सारे कागज थे? आपके पास सारे कागज थे, फिर आपने लोन के लिए अप्लाई करा, पर अभी 2.5 महीने से फिर भी आपको लोन नहीं मिला है? क्यों इतनी देर? नहीं नहीं, अभी नहीं है क्यों, आपको मैडम। क्या पता लग रहा है? नहीं ये, नहीं पता नहीं क्या गवर्नमेंट की क्या प्रक्रिया है, क्या वो कितना टाइम लगाते हैं वो समझ में नहीं। मैं एक दो बार बैंक में गया, तो बैंक वालों ने ये बोला जी आपकी जो लिस्ट है वो हमारे पास में आई नहीं, एक बात। दूसरा ब्यूरोक्रेटिक उन्होंने बोला जी ब्यूरोक्रेटिक, हाँ सर। हाँ। आंसर, हाँ। दूसरा उन्होंने ये बोला जी हम्म। हमारे मतलब बैंक के अंदर ऑडिट चल रहा है, तो ऑडिट के अंदर हम किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब हमें तो बैंक में गए, बैंक जो बोलेगा हमें मानना पड़ेगा। हम तो जैसे गए अब थे वैसे वापस आ गए। तो ये तो लोन की एक स्कीम तो चलाई गई है, और बहुत लोगों के पास तो कागज भी नहीं है। आप तो लकी हैं कि आपके पास कागज है, पर ये लोन आपको अभी भी मिला नहीं। तो इसका फायदा, जी, डिले से जो इसका फायदा है, ये जो देरी हो रही है, इसका फायदा भी तो कम होता होगा। अगर टाइम से मिल जाता तो फायदा होता आपको इस स्कीम का? मैडम मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि जो पीएम स्वनिधि योजना वाली जो लोन के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ये 10,000 जी। रुपए लोन के स्वरूप ना दे करके इसको दान में दे देना चाहिए। इसको कैश ट्रांसफर रिलीफ, होना चाहिए था। यस, कैश ट्रांसफर और रिलीफ देना चाहिए था, जैसे ये दूसरे सेक्टर्स वालों को दिया है। जैसे मजदूर जो रजिस्टर्ड मजदूर थे, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। क्यों आप ऐसे वो बोल बहुत रहे हैं कि कैश ट्रांसफर होना चाहिए था, लोन नहीं? लोन से आपको अनुदान स्वरूप होना मदद नहीं चाहिए। मेरा मिलती है? कहने का मतलब ये है कि अनुदान होना चाहिए था। वो इसलिए कि मैडम हाँ हाँ। हम जो लोग हैं, वो 10,000 रुपए, तो पहली बात तो 10,000 बहुत छोटी सी रकम। उससे ओके। अगर हम अपना दुकान का खर्चा चलाना चाहें या दुकान पे सामान डालना चाहें, तो 10,000 से कुछ नहीं होना। जो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो दूसरों को आप अनुदान स्वरूप कुछ ना कुछ कैश में मनी ट्रांसफर उनके अकाउंट में कर रहे हो, तो हम लोगों को भी देना चाहिए। हमारे को भी, हम भी तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं। पिछले 10-12 महीने से हमारी दुकानें नहीं लगी, हमारे को काम नहीं बिल्कुल रहा। तो बिल्कुल। हम तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं, लेकिन हमारी जी। तरफ इतना कोई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि उसको अनुदान स्वरूप दो, उसको लोन स्वरूप मत दो। अब लोन हमें दोबारा ओके। चुकाना पड़ेगा, वो हमें 1 साल के अंदर देना है, और 1 साल के अंदर उसके अंदर ब्याज भी लग रहा है। तो अच्छा, वो तो ब्याज भी हम लग रहा मतलब, है? हाँ बिल्कुल ब्याज भी लग रहा है। अलग अलग बैंक का अलग अलग हम्म। हिसाब किताब। किसी अच्छा, मतलब कोई 11,000 ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, वो दस अपने हिसाब हजार से भी ले लिए? लेते हैं। हाँ। जी, ओके। ओके। ये अच्छा, दिक्कत है। बस 1 मिनट में मैं आपसे बस आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कि प्रवीण जी, आपको तो कोविड भी हो गया था, जी मैम, है जी ना? मैम। अब आपकी सेहत ठीक है? हाँ।
हाँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ इस वक्त में, बिल्कुल बढ़िया हूँ। आपने इलाज कहाँ से करवाया? सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में? नहीं मैडम, प्राइवेट में मैं जा ही नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी, और सरकारी में ही, क्योंकि प्राइवेट में इस वक्त में कोई था ही नहीं है। जो दे रहे थे तो वही बहुत पैसे थे, अपने पास इतने पैसे तो थे नहीं। तो मैं दिल्ली अच्छा। सरकार के हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल LNJP में मैं एडमिट था। 22 दिन रहा ओके, हूँ। 22 दिन आप अस्पताल में जी थे? जी जी। ओके। मैं बहुत ज्यादा और सीरियस हो गया था, एक्चुअली मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई। तो ओके ओके 8-9 दिन तक मेरे ऑक्सीजन हमेशा लगा रहा, मेरे मास्क ओ, मास्क ऑक्सीजन मास्क मेरे मुंह पे। तो मैं खाना भी खाता था तो हटा करके उसके बाद मैं खाता था, फिर लगा लेता था, क्योंकि मेरा ओ ऑक्सीजन माय लेवल बहुत गॉड। ज्यादा नीचे हो गया। और आपको क्या लगा कि वहां पर ये सरकारी अस्पताल में क्वालिटी ऑफ केयर, जो आपकी देखभाल हो रही थी, वो क्वालिटी ठीक थी या नहीं ठीक वो नहीं थी? नहीं, बहुत बहुत बढ़िया थी मैडम, कोई दिक्कत नहीं बहुत थी। बढ़िया थी। हाँ, बहुत अच्छी बहुत थी। अच्छा लगा और सुन के। हाँ हाँ हाँ। सो प्रवीण जी, थैंक यू आपका। और अब मैं आगे बढ़ूंगी रिफ्लेक्शंस में, मीराई बहन, टू द नेक्स्ट सेट ऑफ स्पीकर्स जो हमारे पार्टनर्स हैं। मीराई बहन बात करेंगी। अभी शालिनी जी जो हमारे बात करेंगी, जो पार्टनर्स के साथ बात करेंगी, जो इस स्टडी के पार्ट हैं। अरविंद जी से पहले बात करेंगे, जो IGSSS के अर्बन थीमेटिक लीड हैं। ये दिल्ली राउंड टेबल्स वेस्ट पिकर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अरविंद, मैं आपसे वेस्ट पिकर के बारे में पूछना चाहती हूँ। हमारा जो स्टडी है वो ये दिखाते हैं कि जो 98% कचरा कामगार हैं, उनके जो कबाड़ी के व्यापार में जो सामान वो दोबारा उपयोग करते हैं, जिसको रिसाइकल कहते हैं, उसका दाम काफी घट गया। और ये महामारी की शुरुआत में ही नजर आया। इसका प्रभाव बाकी शहरों से दिल्ली में सबसे ज्यादा दिखाई दिया। क्या आप इस मुद्दे पे रोशनी डाल सकते हैं कि शहरों में कचरा का प्रबंधन का जो प्रक्रिया है वो कैसे कचरा कामगारों के वो हाशिए पे रखती है, हालांकि जब उनका वेस्ट सेग्रीगेशन या बिनने का काम और रिसाइकलिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि क्या खतरा है कचरा कामगारों के ऊपर इस टाइम पे। अरविंद बात कर रहे हैं कि बहुत बातें की हैं कि कैसे कचरा कामगार कोविड के दौरान सबसे पहले कि कैसे शहरों को वो साफ और सुथरा रख रहे थे, जो लेकिन देखा गया कि बहुत सारे पॉलिसी स्कीम्स निकले, वो लेकिन कचरा कामगारों तक वो गाइडलाइंस और स्कीम्स कुछ ऐसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जैसे प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, वो भी नहीं पहुंचा। जो हमें लगा कि जो कचरा कामगार जो एक एक सेक्टर है असंगठित क्षेत्र में, कैसे वो एक हाशिए के रूप में है, और उसमें हम जाति का भी जो एक अंग देखते हैं। जो कचरा और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो जो हमारा पूंजीवादी दुनिया है उसमें भी काफी सारा उसका एक संबंध है। वेस्ट में जो नहीं हमें हमें जैसे सप्लाई चेन में काफी सारा दिक्कत दिखाई दिया, वो हमें इस महामारी में दिखाई दिया। तो जो उसमें जो एक्चुअली में जो कमाई होती वो बहुत बहुत कम दिखाई दिया, जो हालांकि दूसरे टाइम पे नहीं होगा। हालांकि हम देखते हैं कि उनके को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, लेकिन उनका अभी एक लड़ाई शुरू हुई है। उनका अभी तक लॉकडाउन उठने का मतलब ये नहीं कि उनकी तकलीफें दूर हो गई। उनकी तकलीफें अभी भी काफी है और काफी बड़ी बड़ी है।
एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। भुखमरी का जो मसला जो कचरा कामगार के ऊपर जो ऊपर बहुत हुआ है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में उसका प्रभाव, दिल्ली में हालात अच्छे थी, जैसे कि अगर खाने की राहत वगैरह पहुंचाने हाशिए के पे जो लोग हैं, वो दिल्ली ने बाकी शहरों से थोड़ा सा बेहतर किया है, क्योंकि वेस्ट पिकर्स का जो कचरा कामगार को यहाँ पे दिल्ली सरकार ने उसको थोड़ा बहुत एक दर्जा देने की कोशिश की है। तो जब लॉकडाउन जब लगाया जा रहा था तो कचरा कामगार सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। तो सरकारी संस्थानें हैं या पुलिस है, उन्होंने ये बहुत बदतर व्यवहार किया है। हमें ये देखने को मिलेगा कि जो कानून हैं और प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जहाँ पे हम काम करते हैं और जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ से हम जाते हैं काम करने के लिए और शहर में घूमते हैं, और जैसे हमारा वेस्ट मैनेजमेंट होता है, वो धीरे धीरे उसमें एक तनाव दिखाई दिया जाएगा। जो जो जहाँ पे कचरा बीनने का काम होता है, वहाँ जो घरों का जो एक्सेस है या घर जहाँ पे मिलता है, उसको भी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड किया जा रहा है, जिसका मतलब असंगठित क्षेत्रों के लिए घरों का जो एक सुविधा है, उसकी ज्यादा बात करने की जगह नहीं है। तो कचरा कामगार के जो बाकी जितने मुद्दे हैं, जिसके घर से लेना देना हो, ट्रांसपोर्ट से लेना देना हो, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। बस इनका एक वेस्ट पिकर्स का या कचरा कामगार का रिश्ता सिर्फ एक ही चीज से है, वो है कि कचरा इकट्ठा करना और कचरा बिनना। पुणे में एक वर्कर कलेक्टिव है, जिसमें जिनका बहुत ही उम्दा काम रहा है, उनको क्वेश्चन किया गया है कि जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है कि वो अभी वेस्ट वो लोग संभालेंगे, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और ये काफी मुसीबत की बात है कि आगे हम ये देखेंगे। अदिति बहन, मैं आपसे डोमेस्टिक वर्कर के बारे में बात कर रही हूँ, घरेलू कामगार। तो दिल्ली में घरेलू कामगार ने कहा कि अप्रैल में काम मिलना काफी मुश्किल था बाकी शहरों के तुलना में। अदिति बहन से हम बात कर रहे हैं, जो सेवा से हैं। दिल्ली में घरेलू कामगार ने कहा कि अप्रैल में काम मिलना काफी मुश्किल था बाकी शहरों की तुलना में। आ, हमारा जो अध्ययन है वो इससे ये पता चलता है कि कैसे महामारी के दौरान घरेलू कामगार महिलाओं के ऊपर काफी आरोप या संदिग्ध दृष्टि से नजर से देखा जाता था, कि जैसे उनको काफी यातना या परेशानी झेलना पड़ी। तो इस मामले में सेवा ने कैसे इस मुद्दे को समाधान किया या घरेलू कामगार को आश्रय या सपोर्ट देने की कोशिश की? अभी हमारी वक्ता अदिति बात कर रही हैं। हम काफी सारे शहरों में काम कर रहे हैं घरेलू कामगार को इकट्ठा करने में, उनके साथ काम करने में। जैसे आपकी स्टडी कहती है कि काफी घरेलू कामगार को घर पे काम के लिए नहीं बुलाया जाता था, तो इस हमारे काम में कैंपेन के दौरान कि कैसे घरेलू कामगार वापस अपने काम पे जा सके, सेवा के पास एक नेशनल ट्रेड कमेटी है
जहाँ पे सारे जो ग्रास रूट लीडर्स हैं, जिन्होंने चिट्ठियां लिखी अपने एम्प्लॉयज को जो मतलब काम देते हैं, अ, उन्होंने ये लिखा कि कैसे उनको उनको वापस काम में ले लेना चाहिए और इससे महामारी से कोई रिश्ता नहीं है, और ये कैसे घरेलू कामगार के लिए बहुत जरूरी है कि उनको काम वापस मिले, और जो काम देते हैं उनका सपोर्ट करना या घरेलू कामगार को थोड़ा बहुत राहत देना बहुत जरूरी है। हम लोग ने शहरों में हम काफी सारे संगठनों के साथ जुड़े हुए थे, जैसे नेटवर्क फॉर राइट फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स। उसमें हमने एडवोकेसी कैंपेन वगैरह करने की कोशिश की। हमारी प्रक्रिया ये थी कि ताकि इन संकटों से जुड़ के हम सरकार से कुछ राहत की उम्मीद कर सकें। हमारा एक बहुत लंबा सिग्नेचर कैंपेन रहा है, और ये जितने भी सिग्नेचर्स और लेटर्स थे ये आगे यूनियन लीडर्स और मिनिस्टर्स को दिया गया था, ताकि घरेलू कामगार को एक वर्कर के रूप में देखा जाए। इसमें हमें थोड़ा रोशनी डालना है कि सेवा काफी ग्रास रूट इस पे काम करती है। तो इसलिए भी हमें काफी सुविधा हुआ है कि हम घरेलू कामगार के साथ और बहुत स्मूथली हम काम करें। माई फेयर होम कैंपेन एक था, जो एक एडवोकेसी कैंपेन था। हम्म, ये 16 जून को किया गया था ये कैंपेन, जो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है। यहाँ पे हमारे जितने भी मेंबर्स और यूनियन लीडर्स हैं, उन्होंने पैम्पलेट्स और लेटर्स दिया, जो अपने एम्प्लॉयर के घरों के बाहर, ये कहते हुए कि हम महामारी के कारण नहीं हैं या हम महामारी को लेके नहीं घूम रहे हैं। और काफी सारे एम्प्लॉय जो थे वो उनको जो उनकी वेज होता है, जो उनको सैलरी होती है, वो भी नहीं दे रहे थे। तो हम ये कोशिश कर रहे थे कैसे घरेलू कामगार अपने एम्प्लॉयर से बात करे और एटलीस्ट इस चीज पे बात करे कि क्यों उनको अपना सैलरी नहीं मिल रहा है। अभी हम धर्मेंद्र भाई से बात करेंगे, तो हम स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो, तो, तो मैं यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि कैसा खतरा हुआ है स्ट्रीट वेंडर्स को जब ई कॉमर्स आ गया, जैसे ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग साइट्स आ गए हैं। तो तो क्या स्ट्रीट वेंडर्स का हालत नॉर्मल हुआ है, और आपके क्या इसमें सुझाव हैं आगे जाते हुए? धर्मेंद्र जी हमारे नेक्स्ट वक्ता है। हम ये बात कर रहे हैं कि पैंडेमिक कैसे फूड स्ट्रीट वेंडर्स को प्रभाव किया।
अभी थोड़ा सा धर्मेंद्र भाई की आवाज नहीं आ रही है, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें। धर्मेंद्र भाई की आवाज नहीं आ रही है, तो हम अगले वक्ता के पास जाएंगे, नमिता बहन के पास। चैनल नमिता बहन सेवा से हैं। नमिता बहन, हमने जो 4 सेक्टर्स जिनमें हमने स्टडी करा, हमने उसमें देखा कि जो होम बेस्ड वर्कर्स थे उनकी स्थिति जो थी वो जो जब रिकवरी हुई, जब लॉकडाउन खुला तो बहुत खराब थी, और कंपेयर टू अदर सेक्टर्स उनकी रिकवरी बहुत खराब थी। उनके पास काम कम था, आमदनी कम थी। अभी आपकी क्या आप क्या देख रहे हैं फील्ड में, और आपके क्या रिकमेंडेशंस हैं, किस तरह से सेवा होम बेस्ड वर्कर मेंबर्स को सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल ब्रीफली, छोटा सा हमें जल्दी से बता दीजिए हमें। हाँ, जरूर बताइए। हाँ। हम्म।
Okay. थैंक यू नमिता बेन। धर्मेंद्र भाई, मैं वापस आपके पास जाऊंगी, आपके पास केवल 2 मिनट हैं। जल्दी से हमें बताइए कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भाइयों का दिल्ली में क्या है और ई कॉमर्स से किस तरह का थ्रेट है उनको। धर्मेंद्र जी। हाँ, ये जो ई कॉमर्स कंपनीज जो आए हैं, जो बेनिफिट कर रहे हैं क्राइसिस के टाइम पे, ये अभी ऑनलाइन वाले सबसे ज्यादा फायदा लूट रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो खरीदार का एक काफी बड़ा शिफ्ट दिख रहा है, और ये जो शिफ्ट हम देख रहे हैं ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट देखा जा रहा है। कि अगर ई कॉमर्स का जो एक बड़ा सा शिफ्ट हुआ है, उसमें अगर कोई पॉलिसी का चेंज नहीं होगा तो हमारे रेडी पटरी वालों को काफी सारी तकलीफ होगा। मैं कुछ डेटा बताना चाहता हूँ कि कैसे मोबाइल यूजर्स जो हैं, जो इंटरनेट जो यूज करते हैं, वो किस प्रकार इस महामारी के दौरान बढ़ गया है, और ई कॉमर्स के तरफ उनका बेस काफी चलता गया है। इससे हमें एक उदाहरण मिल रहा है। हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे ये डिजिटल का जो एक 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 बढ़ावा दिख रहा है, ये स्ट्रीट वेंडर्स को तो काफी इफेक्ट होगा। हमें पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में कुछ सुविधा होना चाहिए, ताकि वो एटलीस्ट वो चीजों का यूज कर सकें। अभी मेरा आइवन बात कर रही है। शुक्रिया धर्मेंद्र भाई और बाकी जितने भी साथी हैं। अब हम अमित बसोले के पास जाएंगे, जो प्रोफेसर है अजीम प्रेम जी में, और जो हमसे बात करेंगे कि किस महामारी से हमें कैसे निपटना है। अभी हमारा अगला वक्ता अमित बसोले हैं। शालिनी बहन शुक्रिया, और वीगो को भी शुक्रिया हमें मुझे बुलाने के लिए। काफी अच्छा लगा ये अध्ययन के डेटा को देखते हुए वीगो और वीगो के पार्टनर्स ने जो प्रेजेंट किया, जो मुझे आज सुनाई में और देखा जो मैंने, कुछ सिमिलर सा चीज था जो अजीम प्रेम जी ने भी किया था। मैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम कुछ काम लास्ट अप्रैल से कर रहे हैं, कुछ कुछ ऑलमोस्ट एक जैसा जो ये अध्ययन ने आज प्रेजेंट किया है। अप्रैल में फर्स्ट राउंड किया, अक्टूबर नवंबर में 2 राउंड किया। मैं कुछ और जो काम हम लोगों ने किया है अजीम प्रेम जी, जिसमें
कंज्यूमर का डेटा सेट के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं संक्षिप्त में बात रखने की कोशिश करूंगा। जो भी हमने सुना कि कैसे इसका भयानक प्रभाव रहा है असंगठित क्षेत्रों के ऊपर, उसका प्रक्रिया और उसका एक जो रूप जो देखा हमने, और उससे जो निपटने का जो एक तरीका है, तो ये जो फाइंडिंग्स आज निकल के रखा है, वो बाकी जगह में भी हमें वही फाइंडिंग्स देखने को मिल रहा है। तो तो जो बाकी की जगह पे भी जो फाइंडिंग्स निकल के आ रहे हैं, हम उसको एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ 45 से 50 सर्वेक्षण हो चुके हैं हिंदुस्तान के कई जगहों में, और उसको जब साथ में एक साथ जब हम देखेंगे तो एक बहुत ही कड़क एक हमें नजर दिखता है कि महामारी का कैसे प्रभाव पड़ा है। तो कैसे एजुकेशन में, स्वास्थ्य में और एसेट में कैसे प्रभाव पड़ा है, कैसे लोग अपना पढ़ाई आगे कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ मुद्दे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो हमें देखने को मिला। इसका जो हमें फाइंडिंग मिला है, जो हमारे हिंदुस्तान का जो नेशनल डेटा है, उसमें भी उसका कुछ सिमिलैरिटी दिखता है। आजीविका काफी लोगों का गया है, काफी लोगों को बिल्कुल कोई कमाई नहीं हुई। जो एक इकट्ठा जो एक कमाई होती है वो भी गायब हो गई थी। जो सबसे 10% 20% जो हाशिए पे हैं, उनको सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ा महामारी के दौरान। जो महामारी का जो एक बोझ है, वो उनको सबसे ज्यादा झेलना पड़ा, जिनका इससे निपटने की क्षमता सबसे ज्यादा कम थी। हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए था? तो मैं जो तुरंत जो राहत मिलना चाहिए उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। काफी सर्वेक्षण ने ये दिखाया कि पीडीएस सबसे ज्यादा काम में आया। मनरेगा का भी रेफरेंस दिया गया है, लेकिन दिल्ली में उसका ज्यादा प्रभाव नहीं था, एक अर्बन जगह है। और कैश ट्रांसफर की भी बात की गई है। कैश ट्रांसफर लोगों तक पहुंचने में सबसे कम उसका रोल रहा है। हर स्टेट का अपना अपना तरीका है कैश ट्रांसफर करने का। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि स्टेट के लिए हर स्टेट का कैश ट्रांसफर कैसे कैसे कहाँ कहाँ पहुंचा, इसका डेटा हमारे पास नहीं है। और उसका जो एक इफेक्ट था ट्रांसफर करने का, वो ट्रांसफर भी बहुत लो था, बहुत कम था। जो राहत पैसों की राहत या नगद की राहत थी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कम था। बट उसके साथ साथ ये भी था कि आजीविका की भी खोना इतना ज्यादा थी हिंदुस्तान में। लोगों ने 3 महीने का सैलरी खो दिया इस महामारी के दौरान। जो काफी ज्यादा है, 1500 रुपए से ज्यादा। तो जो नगद की राहत है, वो एक्चुअली में जो सैलरी खोने का जो अमाउंट है उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बनता। वो ऐसा कुछ खास मदद नहीं किया है।
तो अभी जो लोन्स और ग्रांट्स की बात हो रही है, वो अभी यही समझ में आता है कि वो लोन और ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव देगा, क्योंकि वो उनके जो कर्जा ऑलरेडी उस कर्जा में ऐड होता जाएगा। कर्जा जो लिया है वो काफी ज्यादा है, जो अगर तुलना की जाए कि वो कितना कमाते हैं। जो सबसे नीचे के 25% के लोग अगर देखें तो उन्होंने 8 से 9%, 9 बार ज्यादा इन्होंने कर्जा लिया है कोविड के दौरान। और ये कर्जा का जो हमें एक नजारा देखने को मिल रहा है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि कैश ट्रांसफर ठीक से सरकारों ने नहीं किया। हमारा काफी भूखमरी का एक बहुत बड़ा हमें एक नजारा देखने को मिलेगा अभी के टाइम पे। जो बजट निकला था अभी 2021 का, 2021 का, तो वो उन्होंने ऐसा बताया जैसे जो तुरंत जो अभी महामारी से निपटने की जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है। उन्होंने कोई भी ऐसा अलग से नगद की राशि के अनाउंसमेंट नहीं किया, या पीडीएस को बढ़ाना चाहिए जैसे, या गरीब कल्याण योजना का कोई एक्सपेंशन नहीं किया, या नरेगा का भी एक्सपेंशन, या और कैश ट्रांसफर नगद की राशि की भी बढ़ाने की बात नहीं की है। तो कोई भी ये जो आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो ये सारे जो असंगठित क्षेत्रों के लिए मेजर्स निकले थे, वो बजट में तो दिखाई नहीं दिया। जितना हमें समझ में आ रहा है, महामारी तो खत्म नहीं हुआ है, ना ही उसका जो प्रभाव पड़ा है असंगठित क्षेत्रों के ऊपर। अभी बहुत काम करना बाकी है इससे निपटने के लिए। तो वो क्या हो सकता है? बजट भी हो चुका है, तो हमें पता नहीं कि सरकार कब इसके ऊपर काम करना शुरू करेगी। बट हम इस पे कुछ चर्चा करना चाहें, चाहे सरकार कुछ करे ना करे। एक और नगद की राशि होनी चाहिए, उसमें देर नहीं हुआ है, हमें जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए। नगद की राशि लोगों के तक पहुंच नहीं पाते, ये एक समस्या है। हालांकि वो प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हमें नगद की राशि बढ़ानी करनी चाहिए। नरेगा का जो है वो एटलीस्ट 1 लाख करोड़ होना चाहिए अपने बजट में, तब जाके वो डिमांड और सप्लाई का एक इक्वेशन बैठेगा। पीडीएस पीडीएस को तो सबके लिए होना चाहिए। जो एक वन नेशन वन राशन कार्ड आत्मनिर्भर अभियान भी उन्होंने बताया, वो कोई समस्या को समाधान नहीं करता है। तो हमें सबके लिए पीडीएस करना चाहिए। तो फिर से पीडीएस जिस तरीके से यूनिवर्सल है या सबके लिए क्या था, वो हमें कुछ और महीनों के लिए करना चाहिए। शहरी गरीबों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जैसे नरेगा है, वैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शहरी गरीब के लिए होना चाहिए। उड़ीसा, हिमाचल, केरला ने ये स्कीम अनाउंस किया था। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि शहरों में काम मिलने का एक तरीका बने, ताकि शहरों में जिनका काम गया है या काम नहीं मिला है, उनको फिर से एक मौका मिले काम ढूंढने का, और शहरों में वो अपना एक पूंजी बना पाए, उसका एक मौका मिले। ये एक नया प्रोग्राम होगा, नया नेशनल प्रोग्राम बनेगा ये कुछ चंद चीजें हैं जो सरकार को, या हमें इसके बारे में कुछ चंद महीनों में हमें इसके ऊपर करना चाहिए। नहीं तो हम जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही बुरा आर्थिक स्थिति देखने वाले हैं।
आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे नकद की राशि बढ़ाना या नरेगा बढ़ाना, इस सब में पैसा लगता है। तो इसमें सरकार को 1 से 2 लाख करोड़ पैसा खर्च करना है। क्या सरकार के पास उतना पैसा है खर्च करने के लिए? हम ये जो समस्या देख रहे हैं, सरकार के पास पैसा है कि नहीं, वो गलत तरीके से देख रहे हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम पैसा अब खर्च करेंगे तो हम लोगों की जो आजीविका जो मसला है या जो आर्थिक स्थिति जो खराब होती जा रही है, उसको वापस लाने में मदद करेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि सरकार को अभी पैसा है नहीं है, खर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो इससे ज्यादा सिर्फ इसको घटता हुआ नजर आएगा और असंगठित क्षेत्रों को और इसके ऊपर प्रभाव बढ़ता नजर आएगा और लॉन्ग टर्म में हमें काफी सारा प्रॉब्लम होगा। तो अगर हम इसको एक्चुअली में अब हम खर्चा करने का सोचे और इन चंद जो हमारे पॉइंट्स थे उन पे हम अगर काम करें, तब जाके हमारा आर्थिक स्थिति बेहतर होने की कुछ उम्मीद या होप हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अभी अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अभी मेरा जी बात कर रही है। शुक्रिया अमित बसोल जी। मैं कुछ बातें जो आपने कहा है उसके ऊपर बात करूंगी। सारी 5 पार्टिसिपेंट्स और स्पीकर्स को शुक्रिया। मैं एक सवाल के ऊपर जाना चाहूंगी, जो लोगों के ऊपर जो देखभाल का जिम्मेदारी बढ़ा है उसके ऊपर जाना चाहूंगी। जो ये अध्ययन का जो स्टडी है वो हमें बताती है कि कैसे देखभाल करने की जिम्मेदारी कितना बढ़ गई है, कि कैसे लोगों का आजीविका भी गई है, उसके साथ साथ उनके ऊपर देखभाल की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। और उनके माँ बाप काम पे जा रहे हैं लेकिन स्कूल्स बंद है तो बच्चे घर पे हैं। अब जो आंगनवाड़ी ICDS सेंटर है वो भी बंद है और हमें पता नहीं है कब खुलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है असंगठित क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर। जैसे हर माता पिता हर परिवार से हमें ये बताते रहते हैं कैसे उनको फुल टाइम जो क्रैशेज हैं वो खोल देना चाहिए, क्योंकि उनको घर काम करने में जाने में काफी तकलीफ हो रही है। और ये मुसीबत हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज जो होने चाहिए थे वो ऑलरेडी हमारे पास है नहीं। उनको कुछ राहत चाहिए, जो 6 साल से ऊपर जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनको देखभाल के लिए, और जो बीमार है उनकी देखभाल करने के लिए। जो हमारा जो स्टडी है और बाकी पार्टनर्स जो कुछ एक ही टाइप का स्टडी उन्होंने भी किया है, देखा है कि 66% देखभाल करने का जो जिम्मेवारी है असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के ऊपर बढ़ गई है। तो जिससे हमें समझ में आ रहा है कि महिलाओं को जहाँ काम करना चाहिए, जिस तरीके से महामारी आई है वो महामारी महिलाओं के लिए और एक पाबंदी बन गई है, वो बाहर जा नहीं पा रही है काम करने के लिए। मैं और भी कुछ एक रिकमेंडेशंस बताना चाहूंगी कि कैसे जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें कैसे एक पाबंदी आई है और उसमें बच्चों का देखभाल का कोई बात नहीं है। इंश्योरेंस, जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं,
मुझे अच्छा लगा कि प्रवीण जी ने कहा कि काफी अच्छा ख्याल रखा दिल्ली सरकार के अस्पतालों, लेकिन बाकी जगह ऐसा इतना अच्छी खबर तो नहीं है। तो मैं कुछ रिकमेंडेशंस जो बताना चाहती हूँ। सरकार को पैसे खर्च करने हैं और इन्वेस्ट करना है लोगों के आजीविका के ऊपर और लोगों की जिंदगी में। जो 50% ये लोग वो हैं जो शहर चलाते हैं, इनका कुछ नहीं तो इनको कुछ जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर तो उनका हक है। तो कुछ लोन या ऐसे टाइप की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, जैसे नगद राशि की सुविधाएं, ताकि लोग असंगठित क्षेत्र अपने जो सामान खरीदने का धीरे धीरे का एक प्रबंधन कर सकें। जो कलेक्टिव्स है, कोऑपरेटिव्स है, उनके पास जब पैसे होते हैं, एक इकट्ठा पैसा होता है, हमने ये देखा था कि हमारा जो कोऑपरेटिव था, हमने कुछ पैसे इकट्ठे जो किए हैं, तो हमने ये देखा कि 70% हमारे जो मेंबरशिप के पार्ट थे उनको काम मिल रहा था और वो अपना जीवन चला रहे थे। हमारे सरकार को बाहर से भी कुछ डोनर से पैसे लाने चाहिए। खाने की जो राहत है वो पीडीएस जो है वो चालू रखनी चाहिए। हमारा इतना ज्यादा एक स्टॉक है या खाना पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया जा रहा है। हमारे सर्वे में ये समझ में आया कि काफी लोगों के पास खाने का कोई सुविधा ही नहीं था और भूखमरी के शिकार बने। सोशल प्रोटेक्शन का भी एक हमारा डिमांड रहा है असंगठित क्षेत्र के लिए। सोशल प्रोटेक्शन सारे असंगठित क्षेत्रों के पास जाना चाहिए, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो। इंश्योरेंस होना चाहिए। अ, 40% लोग प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में उनमें दाखिलात हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए ज्यादा कुछ खास ऐसे प्रभाव नहीं करता है। जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे डालने चाहिए उसमें, ताकि जो बेसिक जो स्वास्थ्य के चीजें होती है उनका एक इनफॉर्मल वर्कर्स को एटलीस्ट उन सुविधाओं का एक्सेस मिले। दो और पॉइंट्स, जो मजदूर हैं वो लोग कोई इस तरफ के पल्ले में नहीं थे, वो इस महामारी से निपटने में उनका काफी योगदान रहा है और हमारे लिए ये सीखने को मिल रहा है, जो मजदूरों के साथ ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ये जो जो मजदूर शहरों में जी पाए, चल पाए, रह पाए यहाँ पे, ये हमें समझ में आया है कि वो कर पाए क्योंकि उनका यूनियन का सपोर्ट था। वहां से काफी सारे सुविधाएं, वहां से काफी सारे वर्किंग कैपिटल और इन सारी चीजों की एक सुविधाएं और प्रक्रिया उपलब्ध थी। ये कुछ चंद बातें हैं
कि मैं बताना चाहती थी कि जो एक कलेक्टिव के रूप में हमें इन चंद बातों को आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे जितने भी स्टेट सरकार है उनके साथ, राज्य सरकार है उनके साथ हमें करना चाहिए। अभी हमारे अमित जी बात कर रहे हैं, अभी वो 1 मिनट चाहते हैं बात करने के लिए। अरुण जी ने बाकी स्टडीज के बारे में बात किया है, तो मैंने एक लिंक डाला है जो हम डेटाबेस डाल रहे हैं, इन सारे जो तमाम स्टडीज जो चल रही हैं। कुछ चंद बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो ये है कि असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं जो हैं, महिलाओं ने इसका काफी बोझ झेला है और बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है इस हमारे देश के जो आर्थिक स्थिति है। तो इसका प्रभाव और इसका बोझ जिस तरीके से लेकिन महिलाओं के ऊपर पड़ा है, वो उसका तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये मैं एक बात अलग से बताना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबको नोट करने के लिए। मीरा जी बात कर रही है कि जो कम्युनिटी चाइल्ड केयर मॉडल्स के बारे में जानना चाहते हैं। मीरा जी कह रही हैं कि वो उनको ये सारे स्टडीज बाद में बता दिया जाएगा। मोबाइल लिटरेचर कुछ संस्थाएं हैं, उनके बाद में बात रखी जाएगी। अभी शालिन जी हमें दूसरा वक्ता बात कर रहे हैं। शुक्रिया मीरा बहन, हम वक्त के अनुसार तो ठीक ही ठाक कर रहे हैं। तो शुक्रिया जो हमारे अगले 2 वक्ता थे जिन्होंने वक्त का थोड़ा वक्त पे अपनी बातें खत्म करने की कोशिश की। मैं 2 सवाल लेने के लिए अभी रेडी हूँ। आकृति के पास एक सवाल है और स्मिता के पास एक सवाल है। सवाल हमें बताइएगा कि बहुत छोटे संक्षिप्त में रखिएगा और किससे आप सवाल चुन लेंगे, उसके बाद हम इसका जवाब देंगे। आकृति जी बात कर रही है पर डेटा या कुछ है कि नहीं। जो लोगों को जो काम से निकाल गया है, उसका जो एक बड़े पैमाने पे जो हमने देखा है, तो उसका डेटा और इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे अगर वो ले ऑफ हुए हैं तो वो कैसे हैं। क्रश के बारे में बात की है। जो लेबर लॉस जो नए आए हैं वो तो क्रश वगैरह की बात ही नहीं करते हैं। जो हमारे असंगठित महिलाओं क्षेत्र की महिलाओं के ऊपर काफी इफेक्ट करती है। प्रवासी मजदूर जो हैं उनके ऊपर भी काफी इफेक्ट होता ही है। तो कुछ डेटा या कुछ है इसके ऊपर कि कैसे जो प्रवासी मजदूर है वो शहरों में वापस कैसे आ रहे हैं। क्या हम इस चीज के ऊपर कुछ बात कर सकते हैं? तो उसकी प्रवासी मजदूर जो वापस शहरों में आना चाहते हैं उनके ऊपर कुछ डेटा हो। तो ये कुछ चंद बातें थी मेरी तरफ से। अभी हम स्मिता से हम एक सवाल पूछेंगे।
मैं स्मिता हूँ और मैं एक्शन एड के साथ काम करती हूँ। मेरा सवाल बसोले को है। जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है, जो शहरों में जो काम देने का जो प्रोग्राम है, तो ये जो अर्बन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें महिलाओं का कैसे इसमें पार्टिसिपेशन होगा या कैसे काम करेंगे? इनफॉर्मल जो महिलाएं हैं उनका कैसे इसमें योगदान होगा? रिसेटलमेंट कॉलेजेस जो महिलाएं हैं उनका कैसे योगदान होगा? जो एक सवाल आ रहा है हमें कि कैसे हम सोशल सिक्योरिटी जो होता है अ, वो हम कैसे वो कैसे हम असंगठित क्षेत्र को दें या स्टेट सरकार के साथ हम एक एक डायलॉग कर सकें, क्योंकि जो लेबर कोड्स जो आए हैं उसके ऊपर तो इस सोशल सिक्योरिटी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, जो सरकारी जगहों पे जो काम करते हैं, दिल्ली और एनसीआर के जगह में क्रश का जो सुविधा है, जो कारखाने हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, तो वहाँ पे भी जैसे काफी सारे जो गर्भवती महिला हैं वो तो अपने कारखाने ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, तो इसके ऊपर कुछ बातें की सोच रखी गई है कि नहीं? अभी बसोली जी बात रखेंगे। संक्षिप्त में बात रखूंगा मैं। प्रवासी मजदूर शहरों में वापस जो आ रहे हैं उसमें तो कोई भी डेटा हमारे पास है नहीं। एक हमें सिर्फ एक हमें नेशनल पिक्चर हमें पता चला है कि कैसे इसका प्रभाव पड़ा है, कितने लोग चल के वापस गए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस नहीं आए हैं शहरों में, तो काफी एक डिफिकल्ट पिक्चर है ये तो, लेकिन इस पे कोई डेटा तो है नहीं। सरकार ने कुछ कुछ चीजें डेटाबेस और इन चंद बातों के ऊपर कुछ कुछ अनाउंस किया है, लेकिन काफी मंथ चला गया है, लेकिन इस पे कोई खबर तो नहीं है। तो इनफॉर्मल वर्कर्स ने कैसे, जिनका काम छूटा है, उन्होंने कैसे उनको काम में लिया है, ये एक सवाल था। तो हिंदुस्तान लेवल पे हमने ये देखा कि जो खुद से तो हमने ये देखा कि जो भी सैलरीड वर्कर थे या अ, या किसी और कारखाने में काम कर रहे थे, तो उन्होंने सब खुद से काम लेना शुरू कर दिया था, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए। इनफॉर्मल इकोनॉमी सिर्फ बढ़ती गई, तो यहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे, तो जो जितना भी काम मिलता गया उनका कमाई भी जो थी वो भी शेयर होता गया। तो आप ये सोचिए कि अगर बहुत सारे रेडी पटरी में सब्जियां बेच रहे हैं, तो बहुत सारे अगर सब्जियां बेच रहे हैं, तो पहले से जो सब्जी वाले बेच रहे थे उनका कमाई घटती गई, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं अपने एक इंसान एक से बात कर सकता, जो एक कुक हैं, तो उन्होंने सब्जियां बेचनी शुरू की।
तो उनकी भी ये बतानी थी कि उनको सब्जियां बेचने का मन नहीं कर रहा अपने अपने मोहल्ले में, क्योंकि सारे लोग उनको जानते हैं, उनको ऐसा कुछ खास है, उनको शर्म आ रही है सब्जियां यहाँ पे बेचने में। तो ये सारी चीजें भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो महिलाओं के साथ हुआ है कि पहले वो काम कर रहे थे, अभी वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। आई आई वेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस महीने में उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था, ये कैसे जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात करिए, उसमें महिलाओं की भागीदारी की बात कैसे डील की जा सकती है या बात की जा सकती है। अभी मीरा बहन बात कर रही हैं, जिन्होंने मैं इस पे बात करना चाहूंगी कैसे सोशल सिक्योरिटी लोगों तक पहुंचे। तो मुझे पता नहीं कि मैं 2 मिनट में यह बात रख सकती हूँ कि नहीं। एक हमारा यूनियन का जो डिमांड रहा है कि आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए, कुछ कुछ स्टेट्स ने ये किया है, राज्य सरकार ने किया है, दिल्ली का मुझे पता नहीं है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड हैं जो रजिस्ट्रेशन का काम करना चाहते हैं। एक बार जब हमारे वर्कर्स के पास नाम और एक उनको एक आइडेंटिटी मिलेगी, तो उनको जो जो चंद चीजें हैं, जो बेसिक चीजें जैसे सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए, वो मिलना शुरू होगा। हम लोग कुछ सबको जो स्वास्थ्य की सुविधाएं होना चाहिए, तो हमारे पास एक अभी एक अच्छा मौका है, क्योंकि हेल्थ को अभी एक प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर हमें डेफिनेटली बात करना चाहिए। तीसरा जो है कि यूनिवर्सल जो बच्चों का ख्याल रखने का एक तरीका, काफी सारे चर्चा हुआ है यूनियन और कोऑपरेटिव्स के बीच में, एंड उन्होंने ये मंजूर हुआ है, उन्होंने कहा है कि वो वर्कर्स को आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में मदद करेंगे। और हमें ये भी पता चला है कि अगर वर्कर्स के पास एक ऑर्गेनाइजेशन का साथ ना हो, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इन सारी चीजों के साथ, मसलों के साथ जुड़ने में मुश्किल होता है। तो हमें ये यूनिवर्सल चाइल्ड केयर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी शालिनी जी बात कर रही है, 2 और लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है बात करने के लिए। सोनल और जया, अगर आप 30 सेकंड में बात करना चाहते हैं तो। तो जया जी अभी बात कर रही हैं। शुक्रिया शालिनी, ये काफी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। मेरा सवाल ये था कि कर्जा का जो जो अभी तक के जितने स्टडी हैं, और जैसे प्रोफेसर बसोले भी कहा कि कर्जा के बारे में सब ना देखा, और प्रोफेसर बसोले भी कह रही कि ये काफी लंबा टाइम तक चलेगा। हमारा भी जो डिस्कशन रहा है जागोरी के साथ की, तो कोई भी बैंक या सरकारी जगह है, उनके तरफ से लोन या कर्जा देने का सुविधाएं बहुत कम है। इनका सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट मेंबर्स या प्राइवेट जो लोग हैं उनके तरफ से होता है मोस्टली।
तो इनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि ये एक कर्जा लेके दूसरा कर्जा चुकाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या ऐसे उपाय होना चाहिए या हम आगे पुश कर सकें? कैश ट्रांसफर की बात, नगद राशि की बात प्रोफेसर बसोले ने की है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये कितना हमें आगे इनफॉर्मल वर्कर्स को हेल्प करेगा, असंगठित क्षेत्रों को हेल्प करेगा। तो नगद राशि के अलावा और क्या-क्या उपाय हो सकता है ताकि असंगठित क्षेत्रों को आसानी से कर्जा या लोन की सुविधा प्राप्त हो? प्रोफेसर बसोले बात कर रहे हैं अभी। मेरे को सच्ची में ये लगता है कि अभी लोन्स या कर्जा लेना क्या तरीका नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम काम या कामगारों के लिए अगर काम हम उपलब्ध कर सकें, वो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है, हालांकि लोन या कर्जा लेने से। और इसी कारण हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को पुश करना चाहते हैं। तो इसमें हमें ये जो कौन से लोगों को मिलना चाहिए, इसका भी हमें एक मसलों के साथ झेलने की जरूरत नहीं है। और इसमें आप काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक एसेट बन रहा है। तो इसको अगर ठीक से अगर इसको बनाया जाए, इस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को, जिसमें लोगों का जो लोगों का ऑलरेडी जो काम करने का एक क्षमता है और स्किल्स हैं, उसको भी अगर हम नजर रखें और इसमें हम थोड़ा सा अलग तरीके से और क्रिएटिवली अगर सोचें, तो ये स्कीम बहुत काम करेगा। जेडीयू का भी रिपोर्ट निकला था और उन्होंने कहा है कि नरेगा को आगे बढ़ाना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी बात रही है। अभी शालिनी जी बात कर रही है। तो अभी हम समय हमारा खत्म हो रहा है, तो अभी हमें सेशंस क्लोज करना पड़ेगा। अब मैं जागृति देवी और प्रवीण को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला है इस कार्यक्रम में आने के लिए। काफी प्रोफेसर बसोले, आपको शुक्रिया हर इतनी डिटेल्स में और रिकमेंडेशंस और सारी बातें रखने के लिए। काफी शुक्रिया। जितने भी पार्टनर्स थे उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जन पहल, उनका जो हर मुद्दों पे IGSS और सेवा को भी शुक्रिया। सभी को शुभ रात्रि।